नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पुंछ में जो सेना के वाहन पर चौतरफा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें हमारे 5 जांबाज वीरगति को प्राप्त हो गए, कुछ दूसरे घायल हुए हैं। इसके पीछे सीमा पार से ही साजिशें रची गई हैं, उन्हीं का किया धरा है। और ये जानकारी मिल रही है कि चूंकि G20 की श्रीनगर में बैठक प्रस्तावित है मई में, इसलिए जो पाकिस्तानी आका हैं, जो पाकिस्तान सरकार है, वो बौखलाई हुई है। हालांकि उनके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के भी भारत आने की जानकारी मिल रही है, लेकिन ठीक उसी समय जम्मू कश्मीर में घात लगाकर किए गए इस हमले के पीछे की जो बौखलाहट है, जो मानसिकता है, जो मकसद है, वो छिपा हुआ नहीं है। और अगला 1 महीना भारतीय जो सेना है, जो सुरक्षा बल हैं, जो हमारी एजेंसियां हैं, उन सब के लिए, भारत सरकार के लिए भी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। लेकिन हम चर्चा इससे आगे की करेंगे। जिस तरीके से पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के 40 जांबाजों को वीरगति प्राप्त हुई थी एक आत्मघाती हमले में, और उसके बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके। क्या समय नहीं आ गया है कि पाकिस्तान को फिर वैसा ही सबक सिखाया जाए? और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और काउंटर टेररिज्म वॉर सिचुएशंस के बहुत ही माहिर जानकार, और काउंटर टेररिज्म पर तो अमेरिका से जो गिने चुने अफसरों ने ट्रेनिंग ली है, उनमें सिवाज साहब हैं। तो जोड़ लेते हैं जनरल सिवाज साहब को। सिवाज साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। सिवाज साहब, काफ़ी समय से जम्मू कश्मीर में शांति थी, और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही शांति है। 2014 के बाद तो एक भी बड़ा आतंकवादी हमला घाटी के बाहर हुआ नहीं। अब चूंकि श्रीनगर में G20 देशों की बैठक होने जा रही है, तो ये माना जा रहा है कि जो सेना को निशाना बनाया गया है, वो भी रसद ले जा रहे ट्रक को और जवानों को निशाना बनाया गया है। ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान आकृष्ट करने का एक और नाकाम प्रयास है पाकिस्तान की तरफ से, ताकि G20 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो श्रीनगर की तरफ रवाना होने से पहले सोचें। हाँ बिल्कुल सच्चाई है चौधरी साहब। देखो, अभी भारत के पास G20 और SCO की प्रेसिडेंस और G20 की बहुत ज़्यादा मीटिंग होने वाली है। फाइनेंस मिनिस्टर की भी होनी है, फॉरेन मिनिस्टर की भी हो रही है, डिफेंस मिनिस्टर की भी हो रही है, और फिर ये जो एक हेड ऑफ द स्टेट होगी सितंबर अक्टूबर में। और ये भी सच्चाई है कि जो हम इस पूरे देश को कम से कम 50 से 80 के करीब मीटिंग हो रही है, और वो हर जगह होंगी, सारी स्टेट्स में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी, जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर में भी होगी, जम्मू में भी, श्रीनगर में भी और लेह में। एक प्रकार शोकेस किया जा रहा है कि भारत के अंदर कितनी उन्नति और प्रोग्रेस है। और ये बिल्कुल नहीं जो एक प्रकार ठीक लग रहा ना पाकिस्तान को ना चीन को, और वो दोनों के दोनों चाहेंगे कि कहीं जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली दिखाया जाए कि अभी भी शांत नहीं है और टेररिज्म है, और वो भी जो टेररिज्म है वो वहाँ का घरेलू टेररिज्म है। क्योंकि देखो, सच्चाई यह है कि आज की तारीख में कश्मीर घाटी के अंदर अब बिल्कुल नॉर्मल सी आ गई है। जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी आज से 5-6 साल पहले, वो तो पास्ट की बात हो गई है। आतंकवाद का ऑलमोस्ट सफाया, 40 से 50 आतंकवादी रह गए हैं। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की जो लीडरशिप थी वो वाइप ऑफ है। उसके बाद जो आतंकवादी रह गए हैं उनका मोराल बड़ा डाउन है।
ना उनके पास हथियार है, ना उनके पास अम्यूनिशन है। और ऐसे में जो जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली कश्मीर घाटी जो प्रगति की तरफ जा रहा है, वो काबिल तारीफ है। रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म हुआ है, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री आ रही है वहाँ पर जो एम्स बन रहे हैं, आपके मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, और सड़कों का जाल बिछ गया, रेलवे लाइन जा रही है। और ऐसे में जिस प्रकार से एक डेवलपमेंट का माहौल है, उसको मद्देनजर रखते हुए आज की तारीख में पाकिस्तान भी बुखला गया है, और उसको लगता है कि भारत ने अगर मीटिंग कर ली और ये लीडर्स वहां आके देखेंगे, तो फिर ये जो हमारी गेम प्लान है वो जीरो है। क्योंकि जब वो खुद जाके देखेंगे कि सच्चाई जो जम्मू एंड कश्मीर में अमन और शांति है, और भारत का जम्मू एंड कश्मीर कम से कम 70 से 80 साल आगे निकल गया पाकिस्तान का जो इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। और वहां पर डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, डिलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म है, अभी वहां पर असेंबली के इलेक्शन होंगे और फिर उसको स्टेट हो। तो ऐसे में पाकिस्तान कुछ ऐसा करना चाहता है कि दिखाए कि भाई अभी भी ऑल इज नॉट वेल। अब वो आतंकवादी घटनाएं कश्मीर घाटी में तो कर नहीं सकता, क्योंकि वहां पर बिल्कुल जो फौज वो सक्रिय है। अब वो जो साउथ ऑफ पीर पंजाल है, जो कि रजौरी पुंछ का इलाका, वो उसने सिलेक्ट किया है। उसकी वजह है, देखो 3-4 वजह है। एक तो अभी भी बर्फ पड़ी हुई है, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाब पासिस बंद है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन होना बड़ा मुश्किल है। और साउथ ऑफ पीर पंजाब में बर्फ भी कम पड़ती है, जंगल इलाका है, बहुत ज्यादा डेंसली फॉरेस्टेड है, जो पाकिस्तान का कोटली है उसके साथ ही पुंछ मिलता है। और बॉर्डर एरिया जो है 7 से 8 किलोमीटर है, बहुत बड़ी पहाड़ियां हैं, उसके अंदर गुफाएं हैं, छुपने की जगह है, वहां से आना बड़ा आसान है पाकिस्तान से, और फिर कुछ घटना करके वापस जाना बड़ा आसान है। वहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स भी की सपोर्ट मिली है उनको, और स्लीपर सेल भी हैं, क्योंकि वहां अमन और शांति आ गई थी आज से 7-8 साल पहले ही। तो वहां की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो भी कम कर दी थी। मगर अब उन्होंने ये देखा है कि ये इलाके के अंदर अब वो कुछ ना कुछ करेंगे, जिससे वो दिखाया जाए कि जो कश्मीर घाटी के अंदर अभी भी आतंकवाद है। और K2 प्लान जो है वो फिट बैठती है, क्योंकि ये जम्मू पुंछ रजौरी पंजाब से मिलता हुआ है, जो खालिस्तान और कश्मीर की बात हो रही। तो ऐसे में भारत को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। आपने बहुत ठीक बोला कि जब तक कि SCO की मीटिंग नहीं हो जाती अगस्त सितंबर में, पाकिस्तान कुछ ना कुछ करने की कोशिश करे। अब क्यों किया, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि अभी बिलावल भुट्टो ने बोला है कि मैं आऊंगा फर्स्ट वीक ऑफ मई, जो कि फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग है गोवा के अंदर। अब जैसे ही ये अनाउंस हुआ उसके बाद ही ये घटना, क्या वजह है, क्या पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व है, क्या पाकिस्तान की ISI? ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी और ISI नहीं चाहती कि बिलावल भुट्टो आए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत के साथ उनके रिलेशन ठीक हो। क्योंकि ये सच्चाई है, आज पाकिस्तान की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, टूटने के कगार में है, वो आइसोलेटेड है, वो भारत में आना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि हम आइसोलेटेड नहीं है, उनको पैसा मिले IMF। मगर अभी भी पाकिस्तान की जो आर्मी है और ISI है वो कतई नहीं चाहती, क्योंकि उनका वजूद ही एंटी इंडिया सेंटीमेंट है। तो ऐसे में ये सारी डीप स्टेट ने कराया है, ये सोची समझी साजिश के साथ किया है। ये आतंकवादी कुछ दिन पहले आगे थे, और उसके बाद ये वेल प्लान्ड ऑपरेशन था। और इसके अंदर जो स्टील कोर वाले जो आपकी बुलेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया है, जो चीन में बनती हैं, जो कि कम से कम 3 से 4 इंच की जो स्टील है उसके अंदर भी घुस सकती है। और ऐसी गाड़ी को टारगेट किया जिसके अंदर लॉजिस्टिक का सामान जा रहा है। तो ये सारा ऐसा लगता ताना बाना, ये सोची समझी साजिश है, ये डीप स्टेट की कार्रवाई है। और हम कभी सोचते हैं कि पाकिस्तान की हालात बहुत खराब हैं, पाकिस्तान टूटने कतार पे है, पाकिस्तान के पास टाइम नहीं है आतंकवाद को फैलाने के लिए, मुझे नहीं लगता ये बात ठीक है। पाकिस्तान कभी नहीं बदलेगा, पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ की तरह है, कुछ भी ट्राई करते रहो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो पाकिस्तान जो है आतंकवाद का साथ मुझे लगता है नहीं छोड़ेगा, और इसलिए भारत को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, स्पेशली SCO और जो
आपकी G20 की प्रेसिडेंसी की मेन मीटिंग तक? चौधरी साहब। सिवाज साहब, ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसमें मस्जिदों में कुछ बातें कही गई हैं। जो लड़के हैं उनको आह्वान किया गया है कि आप आइए, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको दूसरे लालच भी दिए गए हैं। और जिसने हमला किया है ये पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, जो जैश का समर्थित संगठन है, इसके द्वारा किया गया है। ये भी जानकारी शुरुआती तौर पर मिली है, एनआईए की टीम भी वहां पहुंच गई है, कि 3 विदेशी आतंकवादी थे और 2 यहाँ के थे। तो ऐसे में क्या ये नहीं लगता है कि पीओके जो है उस पर बड़ी कार्रवाई करने का समय आ गया है? हाँ, बिल्कुल। देखो, ये सच्चाई है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन इसने किया है, ये पीपल्स एंटी फैसिस्ट और फोरम है। ये एक जैश ए मोहम्मद का ही ऑफशूट है। अब इसका नाम ऐसा क्यों है कि उर्दू का नाम नहीं है? ये जानबूझ के साजिश से लिखा गया है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ऐसा लगे कि ये पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको पीपल एंटी फैसिस्ट फोरम दिया है। मगर ये सच्चाई है, ये और कुछ नहीं, ये जैसे मोहम्मद का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ये भी सच्चाई है कि आज की तारीख के अंदर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर गिलगित पाकिस्तान में लोग भी परेशान, वो नहीं चाहते पाकिस्तान में रहना, वो चाहते हैं भारत में मिलना। वहां पर बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, मगर पाकिस्तान इसको दबा रहा है। आज की तारीख में बहुत ज्यादा प्रेशर है। आपने ठीक बोला, मदरसाज में भी और मॉस्क में भी अनाउंसमेंट हो रही है कि अभी टाइम आ गया है कि आप भर्ती हो, आपको इतना पैसा मिलेगा। जब हालात बहुत खराब हैं, सिचुएशन बड़ी नाजुक है, वहाँ लोगों के पास खाने को नहीं है, ये एक प्रकार से लालच दे के इन बच्चों को वो भेजा जा रहा है। और ये ठीक बात है। ये जो आतंकवादी जिन्होंने हमला किया थे, 5 थे, 3 इसमें फॉरेन टेररिस्ट थे और 2 जो थे इंडियन, जो पुंछ रजौरी के थे। और इनको जो सपोर्ट सिस्टम दिया वो इन्होंने दिया अपने जो यहाँ के रहने वाले थे लोकल। और ये तब इसको वारदात दी गई। मगर ये बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान नहीं मानेगा। पाकिस्तान, ये सोचो कि पाकिस्तान के हालात अब अच्छे नहीं है तो पाकिस्तान आतंकवाद की तरफ ध्यान नहीं देगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अभी भी 10,000 लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो कि अमेरिका वेपनों से लैस हैं, जो कि अमेरिका छोड़ गया था अफगानिस्तान में, और उनमें से 27 जो हैं लॉन्च पैड वो पुंछ रजौरी के सामने वो भरे हुए हैं। तो ये मुझे लगता है समय आ गया कि अगर उसने हमारे 5 जवानों को वीर गति पहुंचाया, तो जिस प्रकार से हमने पुलवामा के बाद बालाकोट किया था और हम चले गए थे खैबर पख्तूनख्वा 80 किलोमीटर इनसाइड और मिराज 2000 लेके, और उसका पूरा जैसे मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप को एक प्रकार से बिल्कुल नष्ट कर दिया था, जिसमें 200 से 250 आतंकवादी मारे गए थे। मुझे लगता है कुछ ऐसा ही करने का समय आ गया, क्योंकि पाकिस्तान अदरवाइज मानेगा नहीं। और जब उसका मनाने का एक ही तरीका है, पनिश पाकिस्तान, उसके अंदर घुस के उसको मारो, तभी उसके अंदर डर पैदा होगा। क्योंकि आप देखो, हर चीज का एक टाइम होता है। जब पुलवामा के बाद बालाकोट किया हमने, तो उसका इफेक्ट कुछ सालों तक रहा। मगर अब क्योंकि G20 की मीटिंग है, इन्होंने कुछ करके दिखाना है, तो वो डर और खौफ अभी खत्म हो गया। अब समय है कि इससे पहले G20 की प्रेसिडेंसी के पहले हम एक बड़ा ऑपरेशन करें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान के अंदर घुस के वहां पर जो आतंकवादियों का गढ़ है उसको साफ किया जाए। क्योंकि जब हम करते हैं तो पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक एपिक्स है, एक हब सेंटर टेररिज्म का। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये समय आ गया है पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनको ढेर किया जाए, तभी कहीं अमन शांति कुछ समय के लिए आ सकती है। नहीं तो पाकिस्तान जो है G20 की प्रेसिडेंसी पहले किसी हद तक जा सकता है, क्योंकि उसके पास जो टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी इंटैक्ट है और उसका वो फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए उसको पनिश करो, उसके जो सिस्टम को तोड़ो, इससे पहले कि वो कुछ करे। चौधरी साहब।
श्रीवास साहब, जिस ट्रक को निशाना बनाया गया, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल यूनिट के ये जवान थे। क्या हम ये माने कि ये ट्रक वहां से किस समय गुजरेगा या उसका रूट क्या होगा, वो रसद या दूसरा सामान, ईंधन वगैरह लेकर के जा रहा है, इसकी सूचना आतंकवादियों तक पहुंचना और उसके द्वारा फिर इसको निशाना बनाया जाना, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए तैनात है राष्ट्रीय राइफल यूनिट। आप खुद काउंटर टेररिज्म के माहिर जानकार हैं। ये एक संदेश और संकेत है सीमा पार से कि हमारे पास आप लोगों की बहुत बारीक जानकारियां हैं अभी भी। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और ये एक बात में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने बताई कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेररिज्म का, जो इकोसिस्टम है वो अवेलेबल है। इसके अंदर आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर, इनके स्लीपर सेल वो इंटैक्ट है और इनको वाकई ही बिल्कुल पुख्ता खबर थी। और ये भी सच्चाई है कि जो आपने बताया कि ये राष्ट्रीय राइफल की एक यूनिट है और राइफल इसमें रोमियो फोर्स वहाँ डिप्लॉयड है और इसी तरीके से किलो फोर्स भी है, हमारे पास विक्टर फोर्स भी है, यूनिफॉर्म फोर्स भी है और ये जो रोमियो फोर्स, ये राष्ट्रीय राइफल के फोर्स है जिनको सेक्टर हेडक्वार्टर बोलते हैं। उनके नीचे सेक्टर हेडक्वार्टर है और ये ही लड़ाई लड़ रही है टेररिज्म के अगेंस्ट। तो इस पलटन को सिलेक्ट किया है। मुझे लगता है एक दो जो बातें इसके अंदर हमें पक्का व्यूअर्स को बतानी चाहिए कि जब भी कभी कोई मूवमेंट होती है उससे पहले रोड ओपनिंग होती है, क्योंकि ये रूट जो है ज़्यादा बार इस्तेमाल नहीं होता था। तो एक गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, मुझे लगता है वो अगर आप मुझसे पूछो कि क्या वो ठीक था, मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक नहीं था। एक गाड़ी अकेले नहीं जानी चाहिए, वहाँ पर पहले रोड ओपनिंग होनी चाहिए। मगर कई बार क्या करते हैं हम, सरप्राइज देने के लिए ऐसी जगह निकल जाते हैं जहाँ किसी ने सोचा भी नहीं, क्योंकि वो रूटीन मूवमेंट नहीं थी। मगर ये सच्चाई है, फिर भी आतंकवादियों को इसके बारे में पूरा पता और इसलिए उन्होंने वेल प्लान्ड एम्बुश लगाया और ये एक जो रोड का मोड़ है वहां पर एम्बुश लगा रखा था। ऐसा लगता है कि उनको सारी खबरें हासिल, तो इसलिए हमें बड़ा इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये जो इकोसिस्टम है टेररिज्म का, उसको बिल्कुल नष्ट करना पड़ेगा। ये ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो स्लीपर सेल हैं और बाकी जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और इकोसिस्टम, उसको भी बर्बाद करना पड़ेगा गाँव में। इसमें ये कार्रवाई बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तक हमारा फोर्स जो फोकस था नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल था। कहीं ना कहीं रजौरी पुंछ के अंदर, इससे पहले कि इसके अंदर ज्यादा आग लगे, तो इसको हमें दूर करना पड़ेगा। मगर ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं हमारी भी खामी रहेगी। एक गाड़ी कैसे मूव की वहां पर, नहीं करना चाहिए था और रोड ओपनिंग के बगैर। मगर उसके बावजूद हो जाता है गाड़ी मूव कर जाए, पता नहीं चलता। उसकी खबर लगना, टेररिस्ट को पुख्ता इंफॉर्मेशन होना टाइमिंग के हिसाब से, और इसलिए उन्होंने वेल प्लान एम्बुश लगाया और उन हथियारों का इस्तेमाल किया जो हथियार जो हैं एक प्रकार से चीन के हैं, जो कि एक ये स्टील कोर, और एक सुनने में ये भी आया जिस प्रकार से आग लगी है उस गाड़ी में, वो ऐसा लगता है एक स्टिकिंग बॉम्ब होता है, उसका भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो स्टिक कर जाता है गाड़ी के साथ और फिर टाइमर होता है, फिर उसमें धमाका होकर आग लग जाती है, ऐसा भी लगता है। तो ये सच्चाई है। इसको ये वेल प्लान्ड ऑपरेशन था, इसकी खबर थी। इसका मतलब जो इकोसिस्टम इनका काम कर रहा है, ये हमारे लिए कंसर्न की बात है, हमें इसको दूर करना पड़ेगा। दूसरा जो बात करें चौधरी साहब, आप कहो ना करो, आपको पाकिस्तान के अंदर दोबारा घुसना पड़ेगा। बालाकोट 2.0 करने का टाइम आ गया। जब तक आप उसके घर के अंदर घुस के नहीं मारेंगे, पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला। पाकिस्तान को जब बालाकोट में मारा, वो पहले तो मना करता रहा, मगर फिर उसको बहुत डर लगा और फिर उसने कम से कम 1.5-2-3 साल नहीं करता। मगर अब समय आ गया है कि हम बालाकोट 2.0 करें, पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान के जो आतंकवादियों का गढ़ है उनको बर्बाद करें। दो दिशा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास साहब।
ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। जय हिंद। जय हिंद सर।